साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज जो इतिहास का पहला टॉपिक है वो ये है अभिलेख, क्योंकि अभिलेख से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को पता होगा, चाहे दरोगा हो या बीपीएससी एग्ज़ाम हो, ठीक है, या टीचर एग्ज़ाम हो, कोई भी अगर एग्ज़ाम होगा, अगर वहाँ से अगर आप इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो अभिलेख भी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आज जो है हम अभिलेख से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है बिंदु लेकर के आए हैं। इसमें आपको इससे ज़्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो अभिलेख से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो है स्टार्ट करते हैं अभिलेख, ठीक है। तो ये जो अभिलेख होता है, आपको जैसा कि मैं बताया कि अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर खुदाई करके लिखा जाता था। यानी अभिलेख किसको कहते हैं? तो आप शिला हो गया, ताम्रपत्र हो गया, है ना, मुद्रा हो गया, इस पर जो खुदाई करके लेख लिखा जाता था हम उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का काम सम्राट अशोक ने किया था। ये याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले जो है अभिलेख लिखवाने का जो काम था वो सम्राट अशोक ने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का जो कार्य है वो भारत में किसने प्रारंभ किया? वो किया हमारे सम्राट अशोक। जो अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो है शासक थे, ठीक है, और एक प्रतापी शासक थे, ठीक है। अगला है कि अभिलेख के अध्ययन को पूरा शास्त्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिपल स्टार इसमें लगा सकते हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है कि अभिलेख के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। तो अभिलेख के अध्ययन को जो है हम पूरा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा शास्त्र कहते हैं। यानी अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? पूरा शास्त्र, ठीक है। अगला है कि सबसे प्राचीन अभिलेख, जो सबसे प्राचीन अभिलेख था, जो प्रारंभ में अभिलेख लिखवाने का जो काम हुआ वो प्राकृत भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ था? यानी सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। यानी शुरू में जो अभिलेख लिखवाने का काम प्रारंभ किया गया तो उसमें जो है आपको जो अभिलेख लिखवाया गया वो प्राकृत भाषा में। आप कहिएगा सर ये प्राकृत भाषा होता क्या है? तो उस समय के लोगों की, जनसाधारण लोग की आम भाषा थी, है ना। उस समय जो प्राचीन काल के जो लोग थे उनकी जो समाज के एक आम भाषा थी जो सभी लोग बोला करते थे, उसी भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता था, ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। ध्यान रखिएगा, यही भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो किस भाषा में लिखा जाता था? वो लिखा जाता था प्राकृत भाषा में, ठीक है। उसके बाद आ गया आपको अलग अलग भाषा आ गया, खरोष्टी आ गया, है ना। ये सब भाषा में अभिलेख लिखाने का काम शुरू हुआ। सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से, सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। और ये जो अभिलेख था वो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख था। कितना ईसा पूर्व का? 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख प्राप्त हुआ है। वो कहां से प्राप्त हुआ है? वो मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख, याद रखिएगा कि भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम कलिंग नरेश का, कौन सा नरेश? कलिंग नरेश। आपको याद होगा कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग नरेश राखवेल, कौन? कलिंग नरेश राखवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का उल्लेख, वर्णन जो है वो कलिंग नरेश राखवेल, कौन से? कलिंग नरेश कौन थे? राखवेल। उनके हाथी गुफा अभिलेख से भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। यानी भारतवर्ष शब्द का प्रयोग जो है वो कलिंग नरेश राखवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। इंपोर्टेंट, ये भी आप ट्रिपल स्टार के अंतर्गत रख सकते हैं ये लाइन को। साथ ही साथ जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, मेंस देने वाले हैं, उनको भी यहां से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और इसके साथ साथ रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बिहार जो टीचर भर्ती एग्जाम है, सारे में ये काम करेंगे। और हमारा मिशन है कि जो बच्चे के पास पैसे नहीं है उनके लिए हम इंपोर्टेंट जो है टॉपिक जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं वो कराने का हम काम करेंगे। चलिए अगला है कि सती प्रथा, आप लोगों को पता होगा सती प्रथा।
तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य कि भारत में सती प्रथा यानी सती प्रथा हुआ करता था कि नहीं, तो उसका पहला जो साक्ष्य है वो 510 ईस्वी 510 ईस्वी के एरन अभिलेख, याद रखिएगा सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है कि सती प्रथा नामक एक जो है प्रथा हुआ करता था। इसका जो साक्ष्य यानी प्रमाण वो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो वो आपको एरन अभिलेख जो 510 ईस्वी में इसको जो है लिखवाया गया था। अगला है कि रुद्रादमन के जूनागढ़, कौन से? रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से याद रखिएगा सुदर्शन झील है ना, सुदर्शन झील का जो है, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी जो है रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है ना। सुदर्शन झील की जानकारी वो रुद्रादमन, याद रखिएगा सुदर्शन झील के बारे में जानकारी जो है वो रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो भी आपको कराऊंगा बेफालतू के एक भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आने की संभावना है ना। तो ये रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसके बारे में? सुदर्शन झील के बारे में। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। देख पाते हैं कितने लोग की तैयारी कितना बेहतरीन है। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी जो है वो रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अगला देखिए प्रयाग स्तंभ, कौन सा स्तंभ? प्रयाग स्तंभ अभिलेख से, प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के, याद रखिएगा समुद्रगुप्त किसके? जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय होने की जानकारी मिलता है। किसके होने की जानकारी? समुद्रगुप्त के दिग्विजय होने की जानकारी मिलता है। कहां से? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय होने की जानकारी मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भारी क्वेश्चन में आ जाएंगे कभी कभी है ना, ये आया करते हैं। जैसा कि अब एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है ना, उसमें कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको अगर जानकारी पूरा नहीं होगा तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय होने की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, अंतिम जो है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुनों के आक्रमण की जानकारी, सर्वप्रथम जो भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था कि हुनों का आक्रमण हुआ था भारत में, उसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि भारत पर जो हुनों का आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी, भारत पर होने वाले हुनों की जानकारी जो है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हार्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं कि भारत पर कई बार ये इंपॉर्टेंट, ये 5 स्टार क्वेश्चन है कि भारत पर सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुनों के आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है अभिलेख से संबंधित प्रश्न जो है आपको यहां से बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस सेशन को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया करके जो है सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। साथ ही साथ जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनको ये लिंक भेज देंगे। डेली जो है हम आपको शाम में 4 जो आपको 6 बजे और मॉर्निंग में 8 बजे हमारा एक वीडियो आपको अपलोड होता रहेगा। अभी इतिहास का सीरीज चल रहा है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का चलेगा और साइंस स्पेशल भी चलाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक शेयर करेंगे, साथ में कमेंट भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।